स्क्रीन होगी शेयर? यस सर। लो, अब ये देखो। देखो, ये मैं आपको पिवोट टेबल समझा रहा हूँ, आज एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आसान सा एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, पिवोट टेबल क्या होती है? टेबल तो हम जानते ही हैं, एक दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो की टेबल बना ली हमने। उसमें रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, तो वो एक टेबल है। अब जो उस टेबल को अगर हम देखेंगे तो उसमें जो रोज हैं और जो कॉलम हैं, तो अगर मैं उन रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, उनको बदल दूं, मतलब रोज जिसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं ना, जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज मालूम है? यस सर, मैथ में था। हाँ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मैट्रिक्स तो में था, यस। हाँ, तो उसमें रो कॉलम में बदल जाते हैं और कॉलम रो में बदल जाते हैं। तो अब ये जो पिवोट टेबल है बेसिकली, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सिंपली जो रोज हैं वो सारे के सारे कॉलम हो जाएंगे। मान लो जैसे मेरे को, अब ये सामने देखो, आपको कस्टमर और अमाउंट, अब ये दो कॉलम की एक टेबल बना रखी है मैंने। ये टेबल, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टेबल 15 कॉलम की है, सॉरी 15 रो की टेबल है ये, 15 नहीं, एक तो हेडिंग हो गया, 14 रो की टेबल है ये। ठीक है। तो अब मैं कहूं कि जी मैं इसकी टेबल को, इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको बदल देता हूं, तो मेरे को एक नई टेबल मिल जाएगी। और नई टेबल में क्या होगा? 14 तो कॉलम हो जाएंगे और दो रो हो जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं है, पीवोट टेबल में हम ओरिएंटेशन बदलते तो हैं, रोज कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम वाला डाटा रो में आ जाता है, तो लेकिन वो सारे के सारी रोज, सभी रोज के कॉलम नहीं बनते। चलो ये मैं दोबारा एक बार फिर उसके बाद समझाता हूँ। पहले एक प्रॉब्लम को देखो। प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक कोई दुकानदार है, उस दुकानदार के कस्टमर हैं, मान लो उसके तीन कस्टमर हैं, तो मैंने उनको नाम लिख दिया C1, C2 और C3। ये तीन कस्टमर हैं उसके, और वो उससे उधारी लेके जाते हैं। ठीक है। तो अब वो जैसे जैसे रोज आएंगे, कभी कोई कस्टमर आ गया कितने की उधारी ले गया, कभी दूसरा कस्टमर आ गया वो भी कितने रुपए की उधारी ले गया, और रोज की रोज उसका ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब भी उसके पास कोई कस्टमर आएगा, वो उधारी लेके जाएगा, तो वो उसको नोट कर लेगा। एक टेबल उसने बना ली, एक तरफ उसने एक कॉलम में कस्टमर लिख दिया, एक कॉलम में उधारी की रकम लिख दी। और जब भी कोई कस्टमर आया, जितने रुपए की उधारी लेके गया सामान, उसकी उसने एंट्री उसमें कर दी। तो अब ये जैसे C1 कस्टमर है, C1 कस्टमर आया, उसने 5241 रुपए का सामान लिया, उसने उसको चढ़ा दिया। फिर कुछ टाइम बाद C2 कस्टमर आ गया, उसने 24 रुपए का सामान लिया। C3 कस्टमर आया, उसने 541 का लिया। फिर C2 आ गया, उसने 152 का लिया। C1 आ गया, C3 आ गया, C1 आ गया, C3 आ गया, फिर C2 आ गया, C3 आ गया, C1 आ गया। इस तरीके से उसकी एक महीने में पता नहीं कितनी एंट्रियां हो जाएंगी। हो सकता है कोई कस्टमर एक दिन में दो दो बार भी आ जाए, तीन तीन बार आ जाए, कोई कस्टमर 2 दिन तक ना आए, कोई कस्टमर रिपीट कर जाए, कोई कस्टमर मिसिंग कर जाए। तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसके पास तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, वो उसके जितने रुपए का सामान लेकर गया उसकी एंट्री वो अपने उस टेबल में कर लेगा। और टेबल की रोज इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। तो ये तो मैंने एक छोटी सी टेबल में आपको एग्जांपल में 14 रो की ही टेबल समझाई है। ठीक है। तो रियल में ऐसी ऐसी टेबल बहुत बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कस्टमर भी किसी दुकान वाले के पास सिर्फ तीन ही नहीं होंगे, कस्टमर भी हो सकता है उसके पास 40-50 हों। और पूरे महीने में उनकी जो एंट्री होंगी, मान लो 30 दिन का ही वो हिसाब रखे, 30 दिन की टेबल बनाए,
तो 40-50 कस्टमर की 30 दिन की टेबल में रोज एक एक दिन का भी एवरेज लगाओ तो 4 तिये 1200-1300 एंट्रियां उसकी हो जाएंगी। मतलब 1200-1300 रोज उसकी इस टेबल में बन जाएंगी। और हर रो में कभी किसी कस्टमर की एंट्री दिखेगी, कभी किसी की दिखेगी, और कोई उसमें रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। अब महीने के बाद उसने उन कस्टमरों से अपने पैसे लेने हैं। तो अब आप सिर्फ इसी में ही देख लो, चलो ये 14 रो वाली टेबल में ही देख लो कि भाई वो C1 के कस्टमर जो C1 था उसके टोटल कितने रुपए बने, वो उसको कैसे निकाल पाएगा। तो वो C1 देखेगा, भाई यहाँ पर C1 है, ये 5241 है, फिर यहाँ C1 है, ये इसके 625 है, फिर यहाँ C1 आ गया, इसके 6 रुपए हैं, फिर यहाँ C1 आ गया 412 रुपए, फिर यहाँ C1 आ गया 34 रुपए। तो इस तरीके से वो सारे C1 को काउंट करेगा, उनकी रकम को जोड़ेगा, फिर C2 को करेगा, फिर C3 को करेगा, C4 को करेगा। चलो 4 तो मैंने लिया नहीं है। तो रियल उसमें सिचुएशन में वो उसको हर कस्टमर की इंडिविजुअल एंट्री देखकर और उसको जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से वो महीने के बाद अपने उस कस्टमर से अपने पैसे ले पाएगा। तो अब ये काम तो बड़ा टेढ़ा हो गया। इसके बजाय तो वो ये कर सकता था, अभी हर एक कस्टमर का अलग अलग खाता बनाता और उनकी एंट्रियां उसमें करता जाता। चलो वो एक अलग तरीका है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक टेबल में ही मल्टीपल कस्टमर की एंट्रियां डाल रखी हैं तो उन कस्टमरों का इंडिविजुअल कस्टमर का टोटल आपको कैसे दिख पाएगा। यहां पर ये काम पीवोट टेबल कर देगी। आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रही है बात मेरी। Yes, sir. तो अब आप ये देखो कि भाई जो इंडिविजुअल कस्टमर की टोटल रकम है वो टोटल रकम जोड़ देगी, पीवोट टेबल अपने आप जोड़ लेगी। हमें क्या करना है, पीवोट टेबल बनानी है। पीवोट टेबल बेसिकली तो ओरिएंटेशन उसकी घुमाने का काम पीवोट टेबल करती है कि भाई जो टेबल है जो उसके रोज हैं वो कॉलम बदल जाएंगे और कॉलम रोज में बदल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि सारी की सारी रो कॉलम नहीं बनती, अब उनका समरी फॉर्म में बनेगी। ये देखो पहले, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप बताता हूँ। यहाँ देखो, इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में इधर ये पहले वाला सेक्शन है टेबल वाला। टेबल में एक तो ये प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल नहीं बनानी हमने। इधर देखो फर्स्ट में पिवोट टेबल लिखा हुआ है, तो पिवोट टेबल को क्लिक कर लो। अब सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई सोर्स टेबल कौन सी है, मतलब कौन सी टेबल की आपने पिवोट टेबल बनानी है। तो ये हो गया, बॉर्डर साइज का बन गया, हाईलाइट हो गया। तो ये ऑलरेडी अपने आप इसने ऑटो सिलेक्ट कर लिया। अगर ये ऑटो सिलेक्ट नहीं करता तो आप उसको सिलेक्शन करके दिखा दो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि भाई आपने कहाँ पर पिवोट टेबल बनानी है। ये है न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट में बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मैं न्यू भी ले सकता हूँ, एग्जिस्टिंग भी ले सकता हूँ। मान लो मैं एग्जिस्टिंग लेता हूँ, चलो न्यू ही रखो इसको, एक बार न्यू में ही समझ लो, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी न्यू वर्कशीट, एक खाली वर्कशीट, ये देखो ये वर्कशीट नंबर 7 है, ये खुल गई। अब इसमें यहाँ पर पिवोट टेबल बनेगी, और यहाँ देखो यहाँ पिवोट टेबल की एक विंडो आई हुई है। इसमें हमने क्या क्या करना है, चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट। एक मिनट, डेट फील्ड तो था ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक कस्टमर ले लो और एक अमाउंट ले लो। अब यहां देखो आप, ये तो है रो लेबल। आप देखो जो आपके कस्टमर थे C1 C2 C3, उनका टोटल उन्होंने कितना कितना खर्च किया। C1 का 6318 रुपये बने, C2 के 275 बने, C3 के 992 बने। आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये इतने इतने ही आपको रकम मिल जाएगी। ग्रैंड टोटल 7585 बना। ग्रैंड टोटल को आप चेक कर लेते हैं,
ये वापस इसमें आओ और यहाँ पे सम कर लो, सम, और रेंज सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक और एंटर मार दो। तो ये 7585 की रकम हो गई। ठीक है, तो अब पिवोट टेबल ने क्या किया, एक मिनट, ये देखो, ये है पिवोट टेबल ने क्या किया कि जो आपका डाटा था उसको समरी फॉर्म में समराइज कर दिया। मतलब जितने कस्टमर्स थे उनको, उन सारों को इंडिविजुअली जोड़ के अलग अलग से और आपको अलग अलग दिखा दिया। अब आप कहो कि जी यहाँ पर ये तो चलो मैंने सैंपल के तौर पे दिखाया था आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको भी आप डिलीट कर दो और यहाँ पे डेट और ले लो, डेट ले लो। डेट मान लो आप लेते हो एक एक इनको एक फॉर्मेट डेट फील्ड रखो। ये डेट्स मैंने लिख दी। अब आप दोबारा बनाते हैं पिवोट टेबल। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया, पिवोट टेबल, रेंज सिलेक्टेड दिखाई दे गई, ओके कर दिया। यहाँ पे अब मैं डेट और अमाउंट लेता हूँ। तो डेट और अमाउंट लेने पर देखो क्या दिखाई देगा आपको कि भी 1 तारीख को इतने रुपए की सेल हुई उसकी, 2 तारीख को इतने रुपए की हुई, 3 तारीख को इतने रुपए की, 4 तारीख को इतने की और 6 को इतने की। इतनी ही डेट्स लिखी थी मैंने, 4 डेट, ये 5 डेट ही लिखी थी, 5-6 डेट। और उन सारों की समरी यहाँ पर आपको दिखाई दे गई। अब मैं कस्टमर भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अब देखो, अब डेट वाइज भी हो गया और कस्टमर वाइज भी हो गया।
एक तारीख को टोटल तो 5393 रुपए की सेल हुई। इसमें से C1 कस्टमर ने 5241 रुपए की सेल करी और C2 ने 152 रुपए की। फिर 2 तारीख को टोटल 708 रुपए की सेल हुई और C1 ने 625 की करी, C2 ने 24 की करी, C3 ने 59 की करी। ऐसे ही 3 तारीख को टोटल 990 की हुई, C1 C2 C3 की दिखा दी। 4 तारीख को इसकी हुई, इतनी की हुई और C1 C2 C3 की। 6 तारीख को सिर्फ C1 ने 412 रुपए की करी। आप इसको चेक कर लेते हैं 6 तारीख की एंट्री कहाँ है। एक ही मिलेगी 6 तारीख की एंट्री, ये है 412 रुपए की। ये देखो 412 रुपए, और ये C1 ने की थी, ये भी चेक कर लेते हैं, ये C1 ने की थी। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि जो पीवोट टेबल है, जब हम पीवोट टेबल बनाएंगे तो वो जो रोज है उनकी समरी बना लेगी और समरी करके उनको लिख देगी। अब आप आगे देखो, ये तो है, चलो ये सब प्रैक्टिकल करके देखने वाली है। आप कहो कि जी मैं डेट हटा देता हूँ, कस्टमर और अमाउंट रखता हूँ सिर्फ, तो कस्टमर और अमाउंट आ जाएगा। आप कहते हो जी मैं डेट रखता हूँ और अमाउंट हटाता हूँ, तो डेट और कस्टमर आ जाएंगे कि भाई C1 कस्टमर ने इस तारीख को परचेजिंग करी, C2 कस्टमर ने इस तारीख को परचेजिंग करी, C3 ने इस तारीख को परचेजिंग करी। ठीक है, ये इसको मूव डाउन कर दिया, डेट ऊपर कर दी और कस्टमर नीचे कर दिया, तो अब डेट ऊपर हो गई, डेट वाइज आ जाएगा। अब 1 तारीख को C1 और C2 ने परचेजिंग करी, 2 तारीख को C1 C2 C3 ने परचेजिंग करी, 3 तारीख को C1 C2 C3, 4 को इसने और 6 को सिर्फ C1 ने करी। उनकी रकम लगाना चाहते हो साथ में तो रकम लगा लो, ये रकम आ जाएगी। तो ये जो सीक्वेंसिंग है कि भाई आपने किस हिसाब से करना है, डेट को पहले लगाना है या कस्टमर को पहले लगाना है, यहां से आप ये काम कर सकते हो। वैल्यू जो है यहाँ पर सम हो रही हैं, और बस इतना ही इसमें समझाना है मैंने। बाकी इसमें और जो कुछ काम कर सकते हो, इनकी सेटिंग कर सकते हो, वो आप अपना प्रैक्टिकल में कर लेना। ये पीवोट टेबल के बारे में मैंने आपको समझाना था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पूछो कुछ प्रॉब्लम है तो। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, इसको बंद करूं? और बताओ कुछ पूछना हो तो। Yes, sir. आपकी असाइनमेंट हो गई, जमा करा दी असाइनमेंट इस पेपर की, पीसी सॉफ्टवेयर की असाइनमेंट नहीं दी ना मैंने? अरे बोलो। No, sir, नहीं दी आपने। चलो अब मैं आज असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप जमा करा देना। Okay, sir. टेस्ट भी होगा आपका, टेस्ट भी मैं कर लूंगा तैयार। और बताओ। Okay. चलो ठीक है, बस मेरी तरफ से काम पूरा हो गया, और अब आगे आपको भारत भूषण सर पढ़ाएंगे। Okay, sir. Thank you. चलो निकलो, लीव करो।